एक दिन एक पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पत्नी को डायल 112 में फोन करके पुलिस को बुलाना पड़ जाता है। और जैसे ही 112 पे डायल करती है तो उसकी सूचना पर पुलिस उनका झगड़ा निपटाने के लिए घर आ जाती है। और उसमें जो एक कांस्टेबल होता है, जैसे ही वो घर में आता है और उन पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था और उस पत्नी पर जैसे उस कांस्टेबल की नजर पड़ती है तो एक ही नजर में कांस्टेबल पत्नी का दीवाना हो जाता है और पत्नी का फेवर करते हुए वो पति को डांटने फटकारने लगता है और गाली गलौज भी करता है और डांट फटकार करके उसको चुप करा देता है। और फिर पत्नी को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर कभी भी कोई परेशानी हो या तुम्हें तुम्हारा पति कभी भी परेशान करे तो मुझे फ़ोन करके बता देना, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। और इतना कहकर पुलिस वहां से चली जाती है और फिर पत्नी उसको कांस्टेबल को फ़ोन करने लगती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के चलते ही दोनों में अवैध संबंध हो जाते हैं। लेकिन उस कांस्टेबल सिपाही को क्या मालूम था कि जिस महिला पर वो फिदा हुआ है उसी महिला के लिए एक दिन उसे कातिल बनना पड़ेगा। और उसके प्रेम के चलते एक दिन वही सिपाही एक कत्ल जैसा जुर्म कर बैठता है और जब पुलिस उसको पकड़ती है और जब उससे पूछताछ करती है ऐसे कुछ चौंकाने वाले तथ्य पेश करता है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के अमेठी की। और उसी अमेठी जिले का एक कोतवाली होती है, जो अमेठी कोतवाली है, उसी का सुल्तानपुर रोड पर एक कॉलोनी है जो कि आवास विकास कॉलोनी है। उसी आवास विकास कॉलोनी के पास में आलोक अग्रहरि रहता है और अपनी पत्नी दिव्या अग्रहरि और उसकी एक छोटी बच्ची होती है। ये लोग छोटे मोटे कारोबारी हैं। घर पर ही एक छोटी सी रेडीमेड की दुकान कर रखी है जिस पर आलोक की पत्नी दिव्या बैठती है और आलोक चल फिरकर कबाड़ का भी काम करता है। 28 दिसंबर की सुबह आलोक खाना पीना खाने के बाद में अपनी पत्नी को दुकान पर बैठाकर और वो कबाड़ की फेरी के लिए निकल जाता है। और जब शाम को 7 बजे आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर के अंदर जब कमरे में जाता है तो कमरे के अंदर उसकी पत्नी फंदा लगा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। ये सब देखकर आलोक बेहद परेशान हो जाता है और रोने पीटने लगता है और फिर इसकी खबर वो अमेठी पुलिस को देती है। जैसी अमेठी पुलिस को इस बात की खबर लगती है तो अमेठी पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी दिव्या, उसकी अब हत्या हो चुकी थी और उसको देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि उसकी जो फांसी लगी हुई थी उसी का दुपट्टा उसके गले पर लिपेटा हुआ था और जो दरवाजे की कुंडी होती है उस पर वो टंगा हुआ था। यानी कि अगर दिव्या खड़ी हो जाए तो फांसी लगने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इसलिए ये साफ पता चल रहा था कि इस हत्या को आत्महत्या बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन देखते ही ये मामला समझ में आ गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, जिस पर पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने लगती है और पति से भी पूछताछ करती है। और उन्होंने किराए पे कमरे भी दे रखे थे जिस पर ऊपर किराएदार रहते थे। अब पुलिस तफ्तीश जब करती है तो किराएदारों से भी पूछा जाता है तो किराएदार बताते हैं कि दरअसल हमने किसी को आते जाते नहीं देखा और दिव्या तो अपनी बच्ची के साथ में थी। अब पुलिस को कहीं ना कहीं किराएदारों पर और उसके पति आलोक पर ही शक होता है और पुलिस आलोक को थाने ले जाती है और 36 घंटे तक उसको बैठाकर रखती है और उसी से लगातार पूछताछ करती है। और जब पुलिस किराएदार से पूछताछ करती है तो किराएदार भी साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन दिव्या का मोबाइल नहीं मिल रहा था, मोबाइल वहां से गायब था। इसीलिए जब दिव्या की फोन की कॉल डिटेल यानी कि सीडीआर निकलवाया जाता है तो उस पर जो लास्ट टाइम फोन आया था वो एक किराएदार का ही था। इसलिए पुलिस को उस किराएदार पर और शक हो जाता है और किराएदार को भी हिरासत में लेकर थाने ले आते हैं और कुछ 2-3 लोगों को और हिरासत में लिया जाता है। लगभग 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन वहीं पर जो दिव्या का पति है आलोक, वो बार बार चीख कर कह रहा था कि मुझे एक पुलिस वाले पर शक है जो मेरे घर आता जाता है
और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये कत्ल उसी ने किया है। खैर, पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी होती है और आलोक के घर के सामने एक कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। जब पुलिस उसको खंगालती है तो उस पर कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जिससे पुलिस भी चौंक जाती है। हालांकि यहाँ पर जब पुलिस से आलोक शिकायत कर रहा था सिपाही के बारे में, तो पुलिस इस मैटर को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि सिपाही का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन वहीं पर जब आलोक को ही 36 घंटे तक थाने में बैठा लिया जाता है तो आलोक के घर वाले और किराएदार के घर वाले वहां थाने पर ही जो है शोर शराबा और हंगामा करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ में कुछ और भी लोग जुड़ जाते हैं, जो लोग थाने पर हंगामा करते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं कि सही कातिल को पकड़ने का दबाव बनाते हैं, जिस पर पुलिस थोड़ा एक्शन में आती है। और जब उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है पुलिस, तो उस पर जो चेहरा नजर आता है वो वही पुलिस का जवान होता है जिसके बारे में आलोक बता रहा था। इस सिपाही का नाम होता है रवि और ये डायल 112 नंबर पर तैनाती होती है इसकी। और इस सिपाही को उस सीसीटीवी कैमरे पर आलोक के घर आते और जाते देखा गया था, जिस बात से पुलिस को, क्योंकि उसी दिन दोपहर का मामला होता है, तभी पुलिस उस सिपाही को हिरासत में ले लेती है और जब उससे कड़ी पूछताछ करती है पुलिस के आगे, वो सिपाही टूट जाता है। तभी पुलिस पूछताछ में उससे पूछती है सिपाही से कि आखिरकार तुमने दिव्या का कत्ल क्यों किया। तभी सिपाही कहता है कि दरअसल आज से 4 महीना पहले इन दोनों पति और पत्नी का झगड़ा हुआ था और पत्नी ने डायल 112 पर सूचना दी थी, जिस पर हम मौके पर पहुंचे थे। और जैसे ही मैंने दिव्या को देखा था तो मैं दिव्या को देखते ही दिव्या के ऊपर फिदा हो गया था और मैंने इसके पति को काफी डांटा फटकारा था और उसको शांत करा दिया था और अपना फोन नंबर मैंने दिव्या को दे दिया था और उससे कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो या तुम्हारा पति तुम्हें परेशान करे तो मुझे फोन कर लेना। और इसी के चलते दिव्या का अक्सर मेरे पास फोन आने लगा और वो अपनी परेशानियां बताती और धीरे धीरे फोन उसके आते गए और हम दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गया और हम दोनों के अवैध संबंध भी बनने लगे थे। जब भी मुझे मौका मिलता मैं उसके घर पर जाता। इस बात का पता आलोक को भी चल गया था, लेकिन आलोक खुलकर मेरा विरोध नहीं कर पा रहा था और वो अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता तो मैं उसको डांट डपट दिया करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस औरत पर मैं फिदा हो गया वो मेरे लिए जंजाल बनने लगेगा, क्योंकि जब हम दोनों में अवैध संबंध बनने लगे तो इन मियाँ बीबी के बीच में अक्सर लड़ाई और झगड़े और भी ज्यादा होने लगे थे और अक्सर आलोक अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था और उससे कहता था कि तुम रवि से बात करना छोड़ दो। और ये सारी बातें मुझे दिव्या बता दिया करती थी। तभी मैं आलोक को भी डांट दिया करता, लेकिन अब उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ रहा था और दिव्या अब मुझसे शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी और खर्चे भी मुझसे लेने लगी थी। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि हम शादी नहीं कर सकते हैं और तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन पर मानने को तैयार नहीं थी और पहले तो वो सिर्फ शादी का दबाव बना रही थी, अब वो मुझे धमकाने भी लगी थी और फिर वो 5 लाख की भी उसने डिमांड की कि या तो फिर तुम मुझसे शादी करो या तुम फिर मुझे 5 लाख रुपए दे दो। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि अगर मैं इसको 5 लाख रुपए दे दूंगा तो ये मेरा पीछा छोड़ देगी। मुझे ऐसा लगा कि ये 5 लाख लेने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी मैंने पिछले महीना भी, क्योंकि जहां से ये होलसेलर के यहाँ से सामान लेती थी उसके QR कोड पर भी मैंने 4600 रुपए डाले थे और अक्सर मैं इसको खर्चे देता रहता था, लेकिन उस दिव्या की डिमांड बढ़ने लगी थी। इसीलिए मैं अब किसी भी तरीके से इससे पीछा छुड़ाना चाहता था। और एक दिन जब मुझे मौका मिला 28 दिसंबर को, मैंने देखा कि आलोक घर पर नहीं है। तभी मैं दोपहर में दिव्या के घर गया और दिव्या को अंदर कमरे में ले जाकर उसको काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन दिव्या किसी भी कंडीशन पर मानने को तैयार नहीं थी और वो कह रही थी या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मुझे 5 लाख रुपए दे दो, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैं भी इससे पीछे छुड़ाना चाहता था और मैंने उसी के दुपट्टे से उसके गले पर फंदा लगाया और उसी दुपट्टे से फंदा लगाकर मैंने उसकी हत्या कर दी। अब क्योंकि हत्या करने के बाद मैं डर गया था, इसीलिए उस हत्या को मैं आत्महत्या बनाने के लिए
उसी के दरवाजे पे कुंडी पर उसको टांग दिया था और उसका मोबाइल ले जाकर मैंने तोड़ फोड़ कर फेंक दिया था। अब रवि ने जब अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया था और इस बात का उसने इकरारनामा कर लिया कि मैंने ही कत्ल किया है, मैंने ही दिव्या की हत्या की है, तभी उसको हिरासत में लेने के बाद फिर उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि दिव्या की एक गलती की वजह से दिव्या की भी जान गई और उस छोटी मासूम बच्ची का परवरिश अब कैसे होगी, और उसी के चलते सिपाही की नौकरी भी गई और वो कातिल भी बन बैठा। तो इसीलिए सावधान रहने की और सतर्क रहने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्यार भी होता है। ये कोई प्यार नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है जिसके जरिए लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर काम निकलने के बाद में छुटकारा पाना चाहते हैं, और जब छुटकारा नहीं मिलता तो फिर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और जागरूक करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।